Assalamualaikum students. We are discussing chapter number 3 of physics in which we are discussing force and motion. अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है कि लीनियर मोशन से क्या मुराद है या वन डायमेंशन में मोशन किस तरह की होती है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती कैसी है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? Then we will discuss some important terminologies associated with this topic, like what is meant by trajectory, angle of projection, what is meant by trajectory, what is angle of projection of a projectile, angle of projection, also we will discuss different projections of projectile। दो तरह की प्रोजेक्शंस, दो एंगल पर प्रोजेक्शन जो है आपके टॉपिक में डिस्कस की गई हैं, हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे आज, उन दोनों को देखेंगे। एंगल्स ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, कुछ अहम कैलकुलेशंस करेंगे प्रोजेक्टाइल की मोशन से रिलेटेड, और वो कैलकुलेशन हमारी होगी कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है, इसको किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन तीनों के फार्मूलाज की डेरिवेशन देखेंगे। टिपिकल डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती कैसे है। चलें देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अंडर ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से जब चीज़ें मूव करती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है। इसको बच्चे हम ये भी कहते हैं कि ये मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन है। मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन। प्लेन से क्या मुराद है? प्लेन से मुराद ऐसी सरफेस है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हों, जैसा कि आपका ये बॉल, ये वाई डायरेक्शन में भी है और ये एक्स डायरेक्शन में भी है, तो वी कैन कंसीडर इट एज अ प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या मुराद है? आप सपोज करें आपके पास एक बॉल है जिसको आप किक करेंगे यहाँ से, जब आप किक करेंगे तो ये सीधा ऊपर जाकर सीधा वापस नहीं आता, ऐसा नहीं होता। तो फिर ये कैसी मोशन दिखाता है? दरअसल जब आप इसको इनिशियल पुश देते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, तो ये इस तरह से मूव करता है और मूव करता हुआ ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ अपने इनिशियल लेवल पर वापस आ जाता है। अगर आप गौर करें तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल इसकी मोशन नजर आ रही है इस कर्व में, बल्कि अगर इनिशियली यहाँ पर आपका ये बॉल मौजूद था, ये बॉल अगर यहाँ पर इनिशियली मौजूद था, जब आपने इस पर फोर्स लगाई, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी मूव करने के लिए, तो ये थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये इस हाइट तक गया, तो इसने थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में मूव किया, यानी वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया,
पहले ये एक्स डायरेक्शन में इस पॉइंट पर था, लेकिन अब ये यहाँ पर पहुंचा है, यानी कि इसने थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव किया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आगे भी जाएं और ऊपर की तरफ भी मोशन शो करें एट अ टाइम, साइमल्टेनियस मोशन शो करें दोनों डायरेक्शंस में, दोनों डायमेंशन में, हम उनकी मोशन को कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब जब ये ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पर आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इस पॉइंट पर इसकी हाइट मैक्सिमम है, इससे ऊपर ये नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी, जितनी हमने इसको वेलोसिटी दी थी वर्टिकल वेलोसिटी, वो खत्म हो गई है। तो फिर ये आगे कैसे गया? आगे हमने सपोज किया हुआ है कि यहाँ पर कोई एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, आप सपोज कर लें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड, तो जब ये यहाँ पहुंचा तो इसके पास 4 मीटर पर सेकंड ही मौजूद है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी की कोशिश है कि वो इसको अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट कर ले। ग्रेविटी की कोशिश है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा जब तक कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो जीरो नहीं हो जाता। अब जब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर और आगे क्या है, यहाँ पर भी इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद है वेलोसिटी का। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का, हम उसको vx कह देते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का उसको vy कह देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर भी वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का उतना ही कंपोनेंट मौजूद होगा जितना हमने इसको इनिशियल दिया था, यानी 4 मीटर पर सेकंड ही है इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यही वजह है कि वो नीचे आता है। अगर उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी मौजूद होती तो फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे ना आता, फिर वो और हाइट पर जाता। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसके पास सेम मौजूद है, 4 मीटर पर सेकंड से ही आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचना शुरू कर दिया यहाँ पर, और ये भी कोशिश करेगा ग्रेविटी की वजह से नीचे आने की। ठीक है, यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही है वेलोसिटी का vx, लेकिन vy जो है वो इसको नीचे आने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, अब vy में कैसे वेरिएशन आती है? आप सपोज करें कि अगर आपने इनिशियल इसको वर्टिकल वेलोसिटी दी थी, हम कहते हैं कि हमने इसको 3 दी थी वर्टिकल वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो 2 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि हमने सपोज किया कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं उसको मिल रहा, बस जितनी इनिशियल वेलोसिटी दी थी हॉरिजॉन्टल वो उसके साथ आगे मूव कर रहा है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट कर रही है, और वो कौन सी फोर्स है? वो ग्रेविटी की फोर्स है। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऊपर पहले इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी, यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी होगी 1, और ये अगर मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, हम इसको मैक्सिमम हाइट सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, इससे ऊपर ये जा ही नहीं सका। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी है जितनी हमने इसको दी हुई थी, 4 मीटर पर सेकंड। अब जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर इसकी मजबूरी हो जाती है ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना शुरू कर देता है, यानी 0 होने के बाद इसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या करती है? इंक्रीज करना शुरू करती है। यहाँ पर पहुंचकर 1, यहाँ पर पहुंचकर 2, वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, और फिर ये उसी पोजीशन पर आ जाता है उसी वेलोसिटी के साथ जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमने इसको दी थी 3 मीटर पर सेकंड के साथ अपने इनिशियल लेवल पर आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इस मोशन में अपवर्ड भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ऐसी जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट्स की, हम उनको कहते हैं कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है या मोशन अंडर ग्रेविटी है। एक और अहम बात, बहुत अहम बात, वेक्टर्स में हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम उनके साथ क्या क्या एंगल्स यूज करते हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं वेलोसिटी के, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो वो बच्चों मेरे पास होगा vi cos थीटा।
कंपोनेंट की बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमने देखा होगा कि हम यूज करते हैं v i y sin थीटा। मैं इनिशियल कंपोनेंट्स ले रही हूं, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट और इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक हो गया? तो ये थोड़ी सी अहम बातें थी टिपिकल डेफिनेशंस पे जाने से पहले, जो हमने देखी कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती कैसे है और बॉडी कैसे मूव करती है। अब ट्रैजेक्टरी से क्या मुराद है? ट्रैजेक्टरी बच्चों, ट्रैजेक्टरी से मुराद होता है पाथ। इसके मीनिंग है पाथ, वो रास्ता, वो शेप जो आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, उसको हम कहते हैं कि वो उस प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी है। क्या है? ट्रैजेक्टरी। लाइक व्हाट? ये जो कर्व मैंने बनाई है प्रोजेक्टाइल मोशन की, इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व। क्या कहते हैं? पैराबोलिक कर्व। तो आप ट्रैजेक्टरी में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नॉट इट्स ट्रैजेक्टरी। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है इस टॉपिक को। आप सबसे पहले इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप बताएं कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है ये 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। उसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई, किकिंग ऑफ अ बॉल, ये किकिंग ऑफ अ फुटबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile motion. We will define it as it is a two-dimensional motion under the action of gravity. एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास जैसे किकिंग का फुटबॉल या किकिंग का बॉल, ऑल्सो मीजल्स की जो आपके पास होती है मोशन, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही शो करते हैं। यानी अगर आप मिसाइल लॉन्च करें तो डायरेक्ट ऊपर जाकर वो जमीन पर नहीं गिर जाता, बल्कि वो ऊपर जाता है और आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फिर वो ग्राउंड लेवल पर आता है, उस जगह पर जाकर गिरता है जितना आपने उसको इनिशियल पुश दिया होता है, जितना उसने डिस्टेंस कवर करना होता है वो कवर करने के बाद। ट्रैजेक्टरी से क्या मुराद है बच्चों? ट्रैजेक्टरी से मुराद है प्रोजेक्टाइल का पाथ, followed by a projectile is called its trajectory। और ट्रैजेक्टरी कैसी होती है एक प्रोजेक्टाइल की? वो पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक कर्व के अलोंग जो है ये मूव करता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से क्या मुराद है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस टॉपिक की। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से मुराद है जिस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए, जिस एंगल पर उसको रिलीज किया जाए। आप सपोज करें बच्चों ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। अब आपने लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल को यहाँ से, तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल मैं अगर कह दूं थीटा, तो ये इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। मैंने जिस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को छोड़ा या लॉन्च किया, तो आई विल डिफाइन इट एज the angle at which a projectile is projected, the angle
at which a projectile is projected is called its angle of projection। दो तरह से इसको प्रोजेक्ट किया गया है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। हम दोनों जो है उसके वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिहाज से जो कर्व्स बनती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। आपकी बुक में जिस तरीके से इसको रिलीज किया गया है, पहला जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो मैं इसको नंबर 1 कह देती हूँ। सिचुएशन आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ a projectile at horizontal क्या मुराद है इससे? I am considering here a plane. This is my x-axis and this is y-axis. अगर मैं यहाँ पर कोई सरफेस सपोज कर लूँ, मैं सपोज करती हूँ यहाँ पर मेरे पास सॉलिड सरफेस मौजूद है और यहाँ से एक बॉल को मैंने गिरा दिया, यानी हॉरिजॉन्टल पुश दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, तो क्या वो डायरेक्ट नीचे आएगी? नहीं, वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी। वो जो पाथ फॉलो करेगी वो पाथ कुछ यूं होगा, यूं। अब इसके पास यहाँ पर आगे जाने वाली वेलोसिटी मौजूद है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इसके पास कुछ भी नहीं होगा इस पॉइंट पर। इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इनिशियली। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट कंसीडरेशन कि यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं नो एयर फ्रिक्शन। इन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और वर्टिकल डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब क्या होगा? जब बॉडी यहाँ पर पहुंचेगी तो इसके पास जितनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, इसके पास उतनी ही वेलोसिटी रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास उतनी ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सके, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मुराद है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फोर्स ही मौजूद नहीं है। जब फोर्स मौजूद नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब है कि वेलोसिटी क्या रहेगी? थ्रू आउट द पाथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी क्या कर रही है? ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मौजूद है उतनी ही जितनी इनिशियल मैंने दी थी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है? वो चेंज कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो चीजों को अपनी तरफ एक्सेलरेट करती है। तो मुझे ये पाथ जो है ये भी पैराबोलिक है। वो पाथ जो मैंने शुरू में बनाई थी कल वो भी पैराबोलिक कर्व थी, तो ये भी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की जो है वो ट्रैजेक्टरी है। हमने करना क्या है? हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। हम यूं उसको कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। बच्चों मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर हमारी जो इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है, जो पहली सपोजिशन है वो ये कि हमारे पास देयर इज नो फोर्स इन एक्स एक्सिस।
या हम यूँ कह देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 0 है एक्स एक्सिस में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, कांस्टेंट उस पर एक्ट कर रही है, हर पॉइंट पर उस पर एक्ट कर रही है। वो फोर्स कौन सी है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक हो गया। अब जब फोर्स ये इतने ही करी तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इसको एक्स एक्सिस के अलाउंग है तो मैं इसको ax कह देती हूँ, ये हमारे पास होगा 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि जो आपके पास वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी जितनी वो इनिशियल होगी, इनिशियल की उतनी ही वो फाइनल होगी। मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट और फाइनल कंपोनेंट चूंकि बराबर हैं, और मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम उसके साथ लगाते हैं cos थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि दिस इज b cos थीटा। बल्कि हम पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो कि कांस्टेंट है, और अगर मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है s vt। अब v कौन से वाला? इनिशियल कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ इनिशियल और फाइनल तो मेरे पास बराबर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं इसको यूँ कह देती हूँ कि ये vix t अगर मैं करूँ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको पता है x एक्सिस के अलाउंग है और ये वर्टिकल y के अलाउंग है, तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यहाँ पर x से शो कर दूंगी। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने निकाल लिया ऑब्जेक्ट का, इतना वो जो है कवर करेगा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और आपको पता है अगर कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटी जो है इस पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होती है, जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड मोशन करता है तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है हमारे पास वहां पर पॉजिटिव। और हमने कहा कि थ्रू आउट ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही है, इस पर एक्सेलरेट कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा हम वो निकालते हैं, वो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये डिपेंड करता है, अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो वो माइनस, और अगर नीचे जाएगी तो वो प्लस कंसीडर होगा। अगर मैंने वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो उसको वर्टिकल डिस्टेंस को मैं y से शो करूंगी, फार्मूला s vt वाला ही यूज करूंगी। अब v जब है जहां पर मेरे पास मौजूद है, मैं वहां पर इक्वेशन यूज कर रही हूं बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रही हूं यहाँ पर, s vit + 1/2 at²। अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो वर्टिकल डिस्टेंस को मैं y से शो कर देती हूँ। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर मैं सपोज करूँ तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरे पास जो था वो मेरे पास था 0। यहाँ पर देखें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो था ही नहीं, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कौन सा है? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर होगा और वो g होगा t²। तो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर आएगा -1/2 g t²। तो इस पैराबोलिक पाथ के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, तो उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंसेस हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे प्रोजेक्टाइल को, बल्कि कुछ और एंगल यूज करेंगे, और बाकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो भी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।